गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। लेक्चर नंबर 8 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका 8th लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जहां पर आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हमें यह सीखना है, समझना है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हमें इन्हीं दोनों के बारे में बातचीत करनी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के दौरान कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आपको पढ़ा दिया था। तो चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही हमें समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस करना, यानी कि किसी को हटाकर उसका स्थान ले लेना, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्प्लेस एनी मेटल विथ एनी मोस्ट रिएक्टिव मेटल। यानी हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर दो तरह के डिस्प्लेसमेंट बनते हैं, एक मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट हमारे सिलेबस में है, तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। और हम ये देखेंगे कि कोई भी एक मेटल दूसरे मेटल को किस प्रकार से डिस्प्लेस कर पाता है। तो आइए सबसे पहली बातचीत हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए एक एक बात धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे आपके साथ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, किसको डिस्प्लेस करता है, इन सभी बातों पर हमें डिस्कस करना है। अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक दूसरे को हटाना है, और वो कौन किसको हटाएगा वो भी हम जिक्र करेंगे। उससे पहले जैसे एक छोटा सा केस हम लेते हैं। अगर हमने कहा ए बी का ट्रीटमेंट हमने सी के साथ कराया, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इसमें सी की रिएक्टिविटी ज्यादा है ए से, यानी ए बी एक आयोनिक कंपाउंड है, ए इसका कैटायनिक पार्ट हो गया, बी एनायनिक पार्ट हो गया, और सी हमारा क्या है, एक मेटल है। यानी कि ए बी के कांटेक्ट में जब सी आता है तो सी क्या करेगा, ए को हटा देता है और यहां से सी बी प्लस ए नामक प्रोडक्ट बना लेता है। यानी सी ए को डिस्प्लेस करके सी बी बना लिया और ए हमारा बाहर हो गया। यह क्या कहलाता है, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। बात तो सर सही है, समझ में भी आ गई कि यह डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि यहां पर एक दूसरे को हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सर ए बी में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से सी ने उसे डिस्प्लेस किया, यानी कि आखिर अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, ए बी के ए को सी क्यों हटा रहा है, एक छोटा सा सवाल है। अगर हम कहें कि ए बी के ए को सी ने हटाया, यानी कि ए बी के ए को सी ने डिस्प्लेस किया, तो कैसे डिस्प्लेस किया ये भी हमें समझना होगा। यानी हम कह रहे हैं ये सी ए को हटा रहा है, तो जरा ध्यान से ये समझना है कि देखो जब कोई कंपाउंड होता है, यानी जब कहीं पर कोई कंपाउंड होता है तो वह कंपाउंड स्टेबल होगा, तो उसके बीच के बॉन्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई और उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं हुई तो उसे कोई भी थर्ड एलिमेंट क्या कर सकता है, आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट की इस दशा में हम समझ पा रहे थे कि ए बी को सी ने हटाया क्योंकि ए बी के बीच का बॉन्ड अच्छा नहीं रहा होगा। बॉन्ड बनाने के लिए हमने पहले भी आपको बताई थी, बहुत समय पहले की बात है, हम हमेशा कहा करते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए हमें साइज सेम रखना जरूरी है। अगर साइज में सिमिलरिटी नहीं हुई तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी अगर साइज सेम रहेगी तभी बॉन्ड बनेगा, और अगर साइज सेम नहीं हुई तो बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। और किसी वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से अगर ये बॉन्डिंग हो भी गई तो बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी, यानी यहाँ वीकनेस होगी, बॉन्ड के टूटने की संभावनाएं होंगी और बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। वही कहानी ए बी की थी। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण समझ, ये जो ए है और जो बी है इनके बारे में जानिए। ए क्या है और बी क्या है। हम कहते हैं ए जो है ये, इसकी अगर हम दशा को समझें
तो इसकी दशा ये है कि ए एक गरीब लड़का था, ठीक है, ए क्या है बेटा, एक गरीब लड़का है, और बी क्या है, एक अमीर लड़की है। अब ध्यान से आप इसको समझें। और सी एक क्या है, अमीर लड़का है। इसको हमने अमीर और गरीब से क्यों कंपेयर किया, इसलिए कंपेयर किया कि ये आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। यह एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। हमने कहा एक गरीब लड़के की एक अमीर लड़की से शादी हो गई, बर्बादी हो गई बेटा। ये क्यों? क्योंकि एक गरीब लड़के की अगर एक अमीर लड़की से शादी हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या उसके बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी? कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि साइज सेम नहीं है ना। कहते ना अपनी औकात देखे हो, तो औकात देखने का मतलब वही तो हुआ ना, गलती इनसे हो गई। अब गरीब थे, इनकी साइज तो कम थी, इनकी साइज ज्यादा थी, बाय द वे इनके बीच की बॉन्डिंग हो गई कुछ फैक्टर्स की वजह से। लेकिन बॉन्डिंग होने के बाद यह बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा कि नहीं रहेगा, यह किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? यह इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में स्टेबिलिटी है या नहीं। तो हमने ए और बी के बीच की बॉन्डिंग को जब देखा तो हमने कहा कि वो स्टेबल नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कम फुलफिल नहीं हो रही। अब ये तो बेचारे पूरे जीवन भर दाल रोटी खाएं, ये चॉकलेट और पिज्जा बर्गर खाते, तो इनके बीच की बॉन्डिंग कैसे चलेगी? नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन बॉन्ड बन चुका था। अब ऐसी दशा में इनके बीच में क्या हुआ, जो अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब इसकी जानकारी तीसरे एलिमेंट थर्ड पर्सन सी को पता चली, सी एक अमीर लड़का था जो अगल बगल घर के रहता था, और ये जो सी अमीर लड़का है ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, यानी मोस्ट रिएक्टिव है। क्यों मोस्ट रिएक्टिव है? क्योंकि ये और ये इन दोनों की साइज सेम है ना। तो सी यहां से क्या करेगा, इस गरीब लड़के को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। और ये अगर इनके साथ बॉन्ड बना ले तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि साइज सेम है। इसीलिए तो अमीर अमीर के साथ शादी करता है, गरीब गरीब के साथ करता है। तभी तो हमारे देश की दशा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बेटा उसमें अमीर गरीब का दोस्त नहीं, उसमें दोस्त तो कम्युनिस्टी का है। क्यों? क्योंकि अमीर गरीब के साथ कर लेगा तो स्टेबल होगा क्या? नहीं ना। गरीब अमीर के साथ करेगा, स्टेबल होगा क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि साइज सेम रहती है तो स्टेबिलिटी आती है, साइज सेम रहने से स्टेबिलिटी आती है। इसीलिए अमीर अमीर से जुड़ता है, गरीब गरीब से जुड़ता है। और यही एक रीजन है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइज के फैक्टर को ध्यान में रख करके हर कोई बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो ये अमीर लड़का इस गरीब लड़के को क्या कर दिया, बॉन्ड से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। और ये थर्ड पर्सन है, इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि थर्ड पर्सन से सावधान रहे पूरी जिंदगी में। तो ये सीबी नाम का एक प्रोडक्ट बना और ए बेचारे हो गए, ये बाहर हो गए। ये बाहर हुए, इनमें बहुत ज्यादा अफसोस जताने की बात नहीं। इनको खुद समझना चाहिए था कि हम जब बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो हमें अपनी साइज का पता होना बहुत जरूरी है। अगर बेटा हमें अपनी साइज के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें साइज को सिमिलर करके फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर बिना साइज को सेम किए हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यानी कि अगर कहीं पर भी बॉन्डिंग का जिक्र होता है या बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और वो स्टेबिलिटी कब आएगी, जब साइज सेम रहेगी, है ना। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी केस में थर्ड पर्सन से हमेशा सावधान रहे। थर्ड पर्सन आप कह सकते हो, इससे अगर आप बच गए तो आपके बीच के बॉन्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। कंपाउंड के बीच में भी जो बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक कौन करता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन एक ऐसी बला है, आप कह सकते हो, थर्ड पर्सन एक ऐसी बला है जो जब किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो उसके एटम से धीरे धीरे अट्रैक्शन शो करने लगता है। और जब थर्ड पर्सन उसके साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू करता है तो वह अपने पुराने वाले को छोड़कर नए वाले के साथ जुड़ जाता है और उससे केस में नया प्रोडक्ट बन जाता है। एक तो थर्ड पर्सन का रोल ये है, और दूसरा रोल ये होता है थर्ड पर्सन एज लाइक हीट। वो हीट कर देगा तो रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा, कंपाउंड टूट जाएगा, अपने एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। यह भी तो थर्ड पर्सन का रोल है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि थर्ड पर्सन से लाइफ भर सावधान रहने की कोशिश करते रहें।
और थर्ड पर्सन को परिवार में इंटरफेयर ना करने दे, अदरवाइज जो किसी भी प्रकार के बॉन्ड को तोड़ सकता है या बॉन्ड के तोड़ने के साथ किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ अट्रैक्शन शो करके नया बॉन्ड बना सकता है। इसलिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। थर्ड पर्सन से दूरी आपकी मजबूरी है। अगर बॉन्ड आपको बनाना है, चलाना है, तो उससे आपको संभल के रहना। हमने कहा कि अमीर लड़का इस गरीब लड़के को डिस्प्लेस क्यों कर दिया। बेटा थर्ड चैप्टर में जाओगे तो वहां पर एक टॉपिक है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। उसका नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में एक रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन लिया गया है और इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यह बताया गया कि जो ऊपर के एलिमेंट हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं और जो नीचे के एलिमेंट हैं ये क्या हैं? ये मोस्ट रिएक्टिव हैं। और ये ऐसे एरो बनाई गई क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर घट रही है। और जो नीचे वाले एलिमेंट हैं ये क्या कहलाते हैं? ये लीस्ट रिएक्टिव कहलाते हैं। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में दो बातें की गई, एक मोस्ट रिएक्टिव की, दूसरी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। हाइड्रोजन के रेफरेंस में जो ऊपर एलिमेंट दिखाई दिए ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, जो नीचे एलिमेंट है ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव दो तरह के एलिमेंट की कहानी यहां समझाई। अब समझना ये है कि अगर ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्या क्या बातें होंगी। हम कहते हैं जो ऊपर एलिमेंट है वो नीचे वाले को हटा सकता है, जैसे यहां कॉपर है या Ag, Au है, Pt। हम ये कहते हैं कि ऊपर वाला एलिमेंट जो मोस्ट रिएक्टिव है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला कभी डिस्प्लेस ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा यह समझाती है कि हमेशा ऊपर वाला एलिमेंट जो मोस्ट रिएक्टिव है वो नीचे वाले को आसानी से डिस्प्लेस करके उसकी जगह को ले सकता है, नया कंपाउंड बना सकता है। लेकिन नीचे वाला एलिमेंट अगर कभी सोचे कि वह ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें निपटा सकते हैं, हम भगवान को नहीं। अगर हम ये सोचें कि हम ऊपर वाले को निपटा देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जब चाहे तब हमें निपटा देता है। इसका मतलब ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है और हम सभी लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो ऊपर वाला कभी भी लीस्ट रिएक्टिव को निपटा सकता है और नया प्रोडक्ट बना सकता है। यही कहानी होती है। इस तरह से अगर हम एक बात डिफाइन करें आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी होगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये बात आपको आनी चाहिए। अब हम कहते हैं जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड CuO को कहते हैं, हमने कहा अगर इसका H2 के साथ ट्रीटमेंट कराएं, H2 मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, इसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। अभी मैं नोट करा देता हूं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कॉपर को हटा पाएगा? कहें कॉपर कहां है? कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन कहां है? ऊपर है। तो ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है, इसका मतलब हाइड्रोजन कॉपर को हटा लेगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा बेटा? प्रोडक्ट में आपका Cu अलग हो गया और ये जो ऑक्सीजन आपका जा करके H2O बना लेगा। यानी हाइड्रोजन ने कॉपर को हटा दिया तो H2O बन गया और Cu हमारा अलग हो गया। लेकिन दूसरी दशा में यह आया कि अगर कॉपर को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? इसे हाइड्रेशन बोलते हैं, वाटर का एडिशन करा रहे हैं। कहते हैं ऐसी केस में क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या कहते हैं कॉपर नीचे, हाइड्रोजन ऊपर है, तो कॉपर हाइड्रोजन को हटा पाएगा क्या? नहीं। अगर कॉपर हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा तो ऐसी केस में इसमें क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? कहते हैं इसका प्रोडक्ट होगा नो रिएक्शन ऑकर्स, यानी इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि जो लास्ट वाली केस दी गई इसमें अगर हम रिएक्शन की बात करें कि कॉपर वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये हुआ कि नहीं, इसमें प्रोडक्ट कोई भी नहीं बनेगा। यानी कि कॉपर को अगर पानी में मिला दिया जाए तो क्या कोई रिजल्ट ऑब्टेन होने वाला है? तो ये हुआ कि नहीं, कोई रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होगा। यानी कि कॉपर को पानी में मिलाने पर नो रिएक्शन हो गया, लेकिन कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर देंगे तो कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यानी कुल मिला जुला करके रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम आपको बता देते हैं, वो क्या है जरा देखिएगा। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब जो आपको यहां पर याद करने की जरूरत है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें
तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, जैसे सबसे पहला देखिए, सबसे पहले टर्म में हम बात करते हैं कि अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2, वाटर का एडिशन। दूसरा, अगर हम आपसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2, यानी वाटर का रिमूवल। तीसरा, हाइड्रोजनेशन, थर्ड फैक्टर है हाइड्रोजनेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात में क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का एडिशन। तीसरे के बाद चौथा है बेटा डिहाइड्रोहेलोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। अगर हम इसकी बात करें हम इसमें क्या सीखेंगे? हम इसमें रिमूवल ऑफ H2, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल। ऐसे ही पांचवा आपको पढ़ना है कि अगर हाइड्रोहेलोजनेशन सीखना हो, व्हाट इज हाइड्रोहेलोजनेशन, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? एडिशन ऑफ HX। अगर किसी ने कहा डिहाइड्रोहेलोजनेशन, ये सब रिएक्शन के अंतर्गत यूज होते हैं, ये इसलिए बता दिया गया कहीं किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया जाए तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ HX। किसी ने कहा एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी अगर मान लो एडिशन ऑफ हेलोजन, किसी केस में हेलोजन का एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलोजनेशन। जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि अगर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन का ट्रीटमेंट करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, तो ये क्वेश्चन ऐसे न देकर के क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मैग्नीज। क्या पूछा जा सकता है? व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मैग्नीज। दूसरा सवाल, जैसे हमने कहा कॉपर के साथ H2O का ट्रीटमेंट कराया, क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ कॉपर, यानी इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कॉपर का हाइड्रेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये भी आपके साथ सवाल आ सकता है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ कॉपर। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ इस प्रकार से आपको बताए जाते हैं जैसा बोर्ड पर आपको दिखाया गया। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बेटा, आगे चल के काम आएंगे। अगली बात में हम करते हैं, जो इसमें अगला टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है और क्यों हम कराते हैं और किसको किसको मिलाएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो जरा देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट की प्रक्रिया बताइए। 2 बार डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एक कंपाउंड है दूसरा कंपाउंड है, तो दोनों को हम आपस में क्या करेंगे? ट्रीट करके नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जो डबल डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस है उसको जरा समझिएगा कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम कहते हैं अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की कहानी है तो इसको एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा बेटर है। जैसे NaOH, अगर हम इसका ट्रीटमेंट HCl के साथ करा दें। अब आपको एक टॉपिक पढ़ाया था हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स, पढ़ाया था ना, जो हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स वो पूरा अप्लीकेबल है। हम कहते हैं अगर डबल डिस्प्लेसमेंट का केस है, जैसे NaOH दे दिया गया, अब NaOH मतलब ये Na+ और ये OH-, ठीक है, ये HCl दे दिया गया, ये H+ और ये Cl-, ये तो ब्रेकिंग हमें आती है। हम ये जानते हैं कि हम कंपाउंड को आयंस में कैसे ब्रेक करेंगे। हमने कहा NaOH कॉस्टिक सोडा था, इसको हमने Na+ OH- में ब्रेक कर दिया, HCl को हमने H+ और Cl- में ब्रेक कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत होता क्या है कि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाकर जुड़ जाता है और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ जाकर जुड़ जाता है। ऐसी केस में सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो NaCl बनाएगा और H+ OH- के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक केस में हमें क्या मिला? NaCl और दूसरे केस में क्या मिल गया? वाटर। यानी कि NaOH का जब हम ट्रीटमेंट HCl के साथ करते हैं तो ऐसी केस में NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। NaCl हमारा क्या कहलाता है? Na हमारा सोडियम आयन बनाता है, क्लोरीन क्लोराइड आयन, तो प्रोडक्ट में क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये तरीका हमने यहां से सीख लिया। हमने कहा सेकंड केस में
अगर मान लो KOH दे दिया जाए, अगर हम कहते हैं KOH का ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ कराएंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। KOH है तो इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो ये K प्लस आएगा और ये OH माइनस आएगा। ये चीज हम आपको सिखा चुके हैं। हम कहते हैं इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस SO4 2 माइनस बनेगा और यहाँ 2 लगा लेंगे। हम कहते हैं K प्लस का जब ट्रीटमेंट सल्फेट के साथ होगा SO4 के साथ और ये H प्लस जो है ये OH के साथ चला जाएगा, तो ऐसी केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, K2SO4 बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, और ये H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे H2O। यानी कि हमने ये देखा कि सेकंड सिचुएशन में पोटेशियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये दो कंडीशन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यानी किसी केस में अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम कैसे समझेंगे, वो तरीका हमने आपको बोर्ड पर समझा दिया है। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई करने का ये तरीका था। हम कहते हैं मान लीजिए तीसरा सवाल हमारे सामने आ जाए। अगर वो सवाल कुछ इस प्रकार से आए कि अगर हम स्लेक्ड लाइम दे दें और स्लेक्ड लाइम में HCl मिला दें तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप इसे ब्रेक कैसे करेंगे। ये ब्रेक कर दिया, बैलेंस फॉर्म लगाएं तो ये कर दिया। HCl को हम 1 मोल 2 मोल जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ये H प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया। अब हम कहेंगे CaCl के साथ HOH के साथ। किसी को लगता है कि सर एक H प्लस है यहाँ 2 OH माइनस है तो क्या होगा, वो तो बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग में चला जाएगा बेटा। तो यहाँ से क्या बनता है CaCl2 बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा H प्लस और OH माइनस क्या बनाएगा H2O। यानी कि CaCl2 को हम कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे और H प्लस OH माइनस को H2O यानी वाटर कहेंगे। थर्ड के बाद फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। आपको मालूम है MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से प्यार से लोग जानते हैं। हमने कहा कि इसका ट्रीटमेंट अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कर दे तो क्या हुआ, Mg को Mg2 प्लस लिख देंगे, इसको OH माइनस लिख देंगे, 2 टाइम्स है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस Mg2 प्लस के साथ HOH के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस 2H प्लस और 2OH माइनस क्या बन जाएगा H2O। तो MgSO4 को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे मैग्नीशियम और ये हो जाएगा सल्फेट। यानी कि ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और वाटर मॉलिक्यूल हमारा एक्सेस में है। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप अंजाम दे सकते हैं। 5वें सवाल पर आते हैं। हमने ये कहा देखिए जैसे हमने कहा HCl है, अगर इस HCl के साथ हम किसी और का ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करें, जैसे HCl के साथ मान लो हम अभी H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराए थे। हमने कहा कि अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ट्रीटमेंट HCl के साथ कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये HCl है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ये MgOH है, ये बेटा Mg2 प्लस और 2OH माइनस में टूट जाएगा। अब क्या करोगे, H प्लस हमारा OH के साथ H2O बनाएगा, MgCl के साथ MgCl2, ये बन जाएगा MgCl2 और दूसरा क्या होगा H2O। अब जरा देखिए ये बैलेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन 1 है हाइड्रोजन 2 है तो 2 लगा दो। कहें क्लोरीन 1 है, यहाँ से क्लोरीन कितनी हो गई 2 हो गई, कहें हाँ, कहें क्लोरीन कितनी है 2 है, बैलेंस है। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, OH कितना है 2 और यहाँ पर OH कितना है, यहाँ तो H की बात हो गई ना, 1 2 1 3, तो वहां पर अगर हम OH की बात समझें तो जरा हाइड्रोजन पहले एक बार चेक करो। यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 2, आगे 2 लगा लो, तो ऐसे में हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, तो ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल हमने ये देख लिया अभी तक में जो बातचीत हमारी आपकी हुई वो क्या हुई, जरा गौर करिएगा। अभी हम 2 तरह के रिएक्शन की बात कर रहे थे, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट था और दूसरा क्या था डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों रिएक्शन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको डबल और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गया हो तो अति उत्तम है, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अभी जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ये 2 टॉपिक थे, एक था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा क्या था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो
तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा दिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी, आने वाली क्लास यानी कि अगला लेक्चर नंबर 9, वहां पर हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 10 में हम कोरोजन और रेंसिडिटी के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद 4-5 लेक्चर और होंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे केवल बस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूले। हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन जरूर दे और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।